अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो रिव्यू है वो काफ़ी डिलेड है, उम्मीद करते हैं देर आए दुरुस्त आए साबित होगा। MG HS 1.5 टर्बो वेरिएंट ट्रॉफी एडिशन जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था 2020 के एंड पे। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। जो ही ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी इसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक ह्यूज रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से। उसकी क्या रीज़न थी वो आपको आगे रिव्यू में बताते चलेंगे। अभी अगर हम गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी के अंदर जो गैलेक्सी ग्रिल है जो कि MG का सिग्नेचर है, इससे पहले हम ZS EV का रिव्यू कर चुके हैं, उसमें भी इसी तरह की ग्रिल थी। सब बस सिर्फ एक डिफरेंस था कि इसका जो लोगो है वो उतर के इसके अंदर चार्जिंग का डॉक मौजूद था, इसके अंदर सॉलिड लोगो है, काफ़ी बड़ा MG का लोगो है। इसके अलावा फ्रंट के अंदर अगर बम्पर में बात करें तो फ्रंट बम्पर के अंदर एक स्पोर्टी लुक के लिए डिफ्यूज़र जो है वो दिया गया है। उसके अलावा मैश ग्रिल के साथ आपको फॉग लैंप्स दिए गए हैं। गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी काबिल ज़िक्र हैं। एक तो इसके अंदर DRL है जो कि बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये ट्रू अडेप्टिव हेडलाइट्स हैं। आम पाकिस्तान की गाड़ियों के भी हमने रिव्यू किए थे तो उसके अंदर मुझे याद है 200 में कॉर्नरिंग लाइट थी, तो इसमें सिर्फ कॉर्नरिंग लाइट नहीं बल्कि रियल अडेप्टिव लाइट्स है। रियल अडेप्टिव लाइट क्या करती हूँ मैं आपको बताते चलता हूँ। ये गाड़ी अगर अंधेरे में कहीं जा रही है और गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि सेंस कर लेती है कि आपके पास अंधेरा है सड़क के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी लाइट को तेज़ कर लेती है। और अगर सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर रोशनी मौजूद है, गाड़ी आ रही है, सामने से ट्रैफिक आ रही है, तो ऑटोमेटिकली लाइट को आहिस्ता भी कर लेती है। तो ये स्मार्ट हेडलाइट है गाड़ी की। इसके अलावा इसके अंदर जो DRL के साथ अगर आप देखें, DRL जो है वो डुअल फंक्शन है, वो एक DRL भी है और वो इंडिकेटर भी है। इंडिकेटर भी नॉर्मल नहीं है, डायनामिक इसके अंदर LED इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो कि भी हैं। इससे पहले ऑडी के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी आती है, उसमें उसको मैट्रिक्स LED बोलते हैं या हमारे उर्फ़े आम में रनिंग LED भी बोलते हैं। तो जिस डायरेक्शन का आप इंडिकेटर ऑन करेंगे उस डायरेक्शन में रनिंग, अगर आप राइट साइड पे करें तो रनिंग LED राइट साइड पे जाती है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे करेंगे तो लेफ्ट साइड पे वो रनिंग LED चलती है। सो ये ओवरऑल गाड़ी की जो फ्रंट लुक है उसको बहुत खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी के सेंटर में आपको एक गैजेट नज़र आ रहा होगा जो कि गाड़ी के अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए जो है रेडार जिसको हमारे यहाँ पे कहते हैं वो लगा हुआ है। गाड़ी के सामने वाला कैमरा जो है वो अक्सर गाड़ियों के यहाँ पे ग्रिल में होता है, इसका फ्रंट कैमरा जो है वो विंड स्क्रीन के अंदर है। अगेन वो आपको रिव्यू में आगे चल के पता लगेगा कि क्यों। अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें, पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। इसमें हाइपर फिनिश जो है और उसके साथ पेंट का यूनिक कम्बिनेशन दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर टायर आ रहा है वो मिचेलिन का टायर है। इससे पहले हमने जितनी भी गाड़ियाँ रिव्यू की हैं उन सब के अंदर या तो कोरियन ओरिजिन के टायर थे या पाकिस्तानी ओरिजिन के टायर थे। मेरे ख्याल से अभी तक ये अपनी अगर कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे बेस्ट टायर इस गाड़ी के अंदर मिचेलिन का प्रीमियम टायर जो दिया गया है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल के अंदर आपको क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी जो कि दरवाजे के नीचे भी चल रही है, विंडो के साथ भी क्रोम लाइनिंग चल रही है। और उसके अलावा रूफ रेल जो हैं वो भी गाड़ी के अंदर सिल्वर से कलर के दिए गए हैं जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल को बड़ी एक स्लीक लुक देते हैं। इसके अलावा जो साइड व्यू मिरर हैं उनके अंदर टर्न सिग्नल LED मौजूद है, LED टर्न सिग्नल मौजूद है। साथ साथ दोनों साइडों पे कैमरास भी हैं, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा व्यू आता है, तो इसके अंदर 4 कैमरे हैं, 2 साइड व्यू मिरर्स में, एक फ्रंट पे और एक बैक में। बैक साइड पे अगर आ जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी की कामयाबी की ज़मानत शार्पिन एंटीना जो है वो भी इस गाड़ी में मौजूद है। और अगर हम इसकी बैक साइड पे हैं तो इसकी बैक की जो लाइटें हैं वो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा जो इसकी बैक लाइट्स हैं इनके अंदर लावा LED भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो टर्न सिग्नल है अगेन वो डायनामिक LED इंडिकेटर्स है जिसको रनिंग LED भी बोलते हैं। बैक पे आप दूसरी चीज़ जो नोटिस करेंगे इसमें ट्विन एग्जॉस्ट हैं और ये आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट नहीं है, ये दोनों एग्जॉस्ट के जो पाइप्स हैं ये डायरेक्टली वर्किंग है, वर्किंग सेंसर हैं। फिर आपको रिफ्लेक्टर जो है उसके साथ नीचे आप देखेंगे तो आपको डिफ्यूज़र बम्पर मिलेगा जो ओवरऑल गाड़ी को पीछे बड़ी एक स्पोर्टी लुक देता है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो वैसे तो तमाम क्रॉसओवर कैटेगरी की जितनी भी गाड़ी हैं उनके अंदर बूट स्पेस का कोई खास इशू नहीं होता, लेकिन हमने कहा चले मौका है और उसमें पाक व्हील्स भी है तो वो अदा कर लेते हैं। सो इसकी जो बूट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बूट सेपरेटर जो है वो भी मौजूद है, अगर आप सामान रख के उस पर सेपरेटर लगाना चाहें या अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है तो 60-40 स्प्लिट के अंदर आप इसकी फ्रंट सीट को आगे करके मज़ीद सामान भी रख सकते हैं। उस केस में आप इसको उतार के डिटैच कर देंगे और ज़्यादा सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं। सो मैं आपको इसका स्पेयर व्हील भी दिखाता हूँ। इसमें स्पेस सेवर जो है स्पेयर व्हील आता है जो कि छोटा होता है साइज़ में। सो पहले आप इस पट्टे को उठाएंगे, ये आपके पास वार्निंग ट्रायंगल आ गई, इसको उठाएंगे कम स्पेस के अंदर क्योंकि आम टायर जो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इस पर स्पेस सेविंग जो है स्पेयर टायर वो लगाया गया 17 इंच का है। गाड़ी की आप डिज़ाइन फिलॉसफी या बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कहीं से आपको ये गाड़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लगती। लेकिन एक चीज़, चाहे गाड़ी का विन नंबर जो डिग्गी पे जिस जगह मैंशनड है, ये तमाम चाइनीज़ ओरिजिन की गाड़ियों में कॉमन है कि डिग्गी में आपका जो विन नंबर है वो लगा होता है।
MGHS पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है, क्योंकि जो कि इसमें फ्रंट व्हील ही है, ऑल व्हील है नहीं, लेकिन इसके फ्रंट व्हील वेरिएंट में भी आपको ऑटो बोर्ड मिलता है। पिछली सीट पे जहाँ तक एंट्री और एग्जिट का सवाल है तो बहुत इजी एग्जिट एंट्री है, कंसिडरेबल लेग स्पेस और हेड स्पेस मौजूद है। ये गाड़ी की सीट फुल पीछे की हुई है, मैंने इससे ज़्यादा पीछे हो नहीं सकती, और फिर भी मैं बैठा हूँ और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है। अगर रज़ा साहब और फरहान साहब या 6 फुट वाले इधर जो अफराद हैं वो भी बैठना चाहें तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सिमिलरली हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी की एंट्री एग्जिट में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज़ जो आप गाड़ी में बैठ के फील करते हैं, एक पूरी गाड़ी के इंटीरियर में एक बड़ी प्रीमियम फील आती है, प्रीमियम लुक आती है। MG ने बेसिकली पाकिस्तान में जो गाड़ी मुतरारिफ़ कराई है, इसमें 3 किस्म के इंटीरियर कलर्स हैं, रेड इंटीरियर, बेज इंटीरियर और इसको ब्लैक बोला जाता है। अब लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर रेड और बेज पसंद आता है, मुझे ब्लैक ज़्यादा इसलिए पसंद है बिकॉज इसमें रेड रंग की एक स्टिचिंग है जो कि आपको पूरी गाड़ी में नज़र आ रही होगी, और इसकी छत सफ़ेद है, जबकि बेज इंटीरियर और लाल इंटीरियर वाली गाड़ियों की जो छत है वो काले रंग की है। इसके अलावा जो इसका आर्मरेस्ट है उसके ऊपर अगर आप देखें तो SS का मटीरियल इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल गए, आपने सामान वगैरह रखना है, और यहाँ पूरे में आपको एक रेड स्टिचिंग मिल रही है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रीमियम लुक देती है। इसी तरह ये सिल्वर जो है आपको अगली सीट का जो यहाँ से बैक पे नज़र आ रहा है उसके अंदर भी ये सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है, दरवाज़ों के अंदर और पूरी डिज़ाइन फ़िलॉसफी के अंदर इस रेड जो स्टिचिंग है उसका, लेदर का और इस सिल्वर कलर का जो कम्बिनेशन है ये गाड़ी को पूरी एक प्रीमियम लुक देता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर पीछे तमाम जिसे कहते हैं ना सेफ्टी ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा हैं, मतलब चाइल्ड आइसोफिक सीट बेल्ट से ले एंकर से लेके सीट बेल्ट, इनफैक्ट इसकी जो रेयर सीट बेल्ट है उसकी भी वार्निंग आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है उसमें मिलती है। ओवरऑल अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे 3 एडल्ट्स बैठ सकते हैं बिकॉज इसका जो फ्लोर बेड है वो तकरीबन फ्लैट है, और अगर बहुत बड़ा जर्नी नहीं है तो 5 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, वरना शहर में तो 5 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर, 3 पीछे और 2 आगे। इसके अलावा AC के जो वेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको सेंट्रल कंसोल में मिल जाते हैं रेयर पैसेंजर के लिए, और नीचे 2 चार्जिंग डॉक भी मौजूद हैं। अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करने हो तो 2 USB कनेक्टिविटी विद हाई चार्जिंग कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं और आगे से आपको गाड़ी दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या वजह थी कि लोग इस गाड़ी के पीछे इतना पागल या दीवाने हैं। तो गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है, तो आपकी चाबी अगर आपकी जेब में आप इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी। फ्रंट सीट में भी एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी है, कंसिडरेबल हेड रूम भी मौजूद है, लेग रूम बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने सीट फुल पीछे की हुई है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की जो पहली फील आती है आपको बैठते साथ ही, मैंने सिर्फ आपको बताया कि इसका जो इंटीरियर है उसकी जो एक लुक है और फील है वो बहुत हाई एंड गाड़ियों की जो फील वो देता है। ख़ासतौर पर इसमें जो लेदर का इस्तेमाल किया गया, सॉफ्ट लेदर आपको डिफरेंट जगहों पे मिलेगा, जहाँ पे आपकी बॉडी टच करती है, आपके पाँव हाथ, वहाँ पे सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल किया गया जो कि गाड़ी को एक प्रीमियम लुक दे रहा है। जैसे मैंने आपको बैक पे बताया था कि रेड स्टिचिंग जो है थ्रू आउट गाड़ी में जा रही है। फिर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर परफोरेटेड लेदर यूज़ किया गया, इसी तरह डैशबोर्ड के ऊपर भी यूज़ किया गया परफोरेटेड लेदर, तो जिससे पूरी गाड़ी को एक प्रीमियम लुक मिलती है। स्टीयरिंग व्हील की जो शेप है वो नॉन कन्वेंशनल है, उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत है। एंड अगेन अगर हम पूरे डैशबोर्ड की गाड़ी की फील की बात करें, से मैंने आपको पीछे बताया था कि गाड़ी के अंदर एक सिल्वर कलर SS कलर का इस्तेमाल, SS शीट टाइप जो है फिनिश उसका इस्तेमाल किया गया है, साथ पियानो ब्लैक, एंड अगेन ये लॉक्स के ऊपर भी सिल्वर कलर जो है ये थ्रू आउट गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर कॉमन है। और ओवरऑल गाड़ी की अगर हम इंटीरियर की बात करें और अगर हमने वन वर्ड जो है उसमें डिस्क्राइब करना हो तो इट विल बी क्वालिटी। सो गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट मौजूद है, आपने इसको स्टार्ट किया, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्क्रीन जो है वो अब आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी कि एक आम आदमी जो है वो उस इन्फॉर्मेशन से फ्लड भी हो सकता है। सो लेन डिपार्चर सिस्टम ऑफ मैंने ऑफ़ किया हुआ है बिकॉज मुझे ओवर स्मार्ट गाड़ियाँ पसंद नहीं है, मैं गाड़ी को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता हूँ। तो ये तमाम फंक्शन जो है जो मैंने ऑफ़ किए, मेरे रेयर असिस्ट सिस्टम ये भी ऑफ़ है, ब्लाइंड स्पॉट भी ऑफ़ किया हुआ है, ये आपको सारी उनकी एक लिस्ट देगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि ओवर स्मार्ट क्यों है, लेन असिस्ट जो है वो भी अभी फ़िलहाल ऑफ़ है, वो भी आपको बता रहा है, और वो आपको इसलिए बता रहा है डोर ओपन वार्निंग सिस्टम भी ऑफ है। सो आपको ये चीज़ें बता रहा है गाड़ी में बैठते हुए कि ये सिस्टम ऑफ है, तो आप जब गाड़ी चला रहे हो, रेयर जो है क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वो भी मैंने ऑफ़ किया हुआ है। इसी तरह अब गाड़ी नॉर्मल एक्टिव मोड में आ गई। सो अभी इतनी स्टार्ट होने के बाद इसने पूरी एक लिस्ट दी कि कौन कौन से फंक्शन ऑफ हैं। अभी लेन असिस्ट जो है सिस्टम वो भी ऑफ है। सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय ओवर स्मार्ट कि ये बताई जाएगी और लिस्ट गोज ऑन। सबसे पहले तो जिसका स्पीडोमीटर वो बहुत खूबसूरत है, इट्स अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और LED के जो कम्बिनेशन है ना उसको यूज़ किया गया है। एक साइड पे आपको ये एनालॉग RPM मीटर मिल रहा है, एक तरफ स्पीडोमीटर मिल रहा है, और सेंटर पे आपको LED स्क्रीन है जो कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रही है। इस साइड पे आपको हीट की सुई मिल जाती है, यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन मिल जाती है, सेंटर में आपको स्पीड जो है वो बता रहा है। अब इसके अंदर बहुत से फंक्शन है जो आप नेविगेट कर सकते हैं। स्पीड के अलावा आपका डिस्टेंस टू एंड है कि इस गाड़ी में जो फ्यूल है और फ्यूल कंजम्पशन के साथ वो कितने किलोमीटर चलेगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS जो है वो आपको बता रहा है गाड़ी के हर टायर में कितने बार हवा है और उसका टेम्परेचर क्या है टायर का। अगेन बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है।
फिर ये आपको बैटरी वोल्टेज बता रहा है गाड़ी कितने बैटरी वोल्ट पे है। ये तमाम गाड़ियों में इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट थोड़ी एनालॉग फॉर्म में, इसमें थोड़ी डिजिटल फॉर्म में आपको मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। देन अगेन दिस इज़ अबाउट द फ्यूल कंजम्पशन, कि आपके क्यूमुलेटिव जो है वो एवरेज बता रहा है, देन इंस्टेंट फ्यूल एवरेज बता रहा है, और इसी तरह आप इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन को जाके कर सकते हैं। एडैस जो है वो इसके ऑटो पायलट के जो भी कहते हैं लोग, एमजी पायलट कहते हैं, एडैस भी उसको कहते हैं, इस एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, वो मैं आपको बताऊंगा एडैस क्या है, और उसी को मैं ओवर स्मार्ट कहता हूँ और मैं उसको अक्सर ऑफ रखता हूँ। इसके अलावा आपको मीटर के अंदर नेविगेट करके डिफरेंट ऑप्शन जो है वो मिलती रहेंगी और आप उसको नेविगेट करके देख सकते हैं। अगर हम गाड़ी के डैशबोर्ड पे सेंटर कंसोल की तरफ आ जाएं, जो इसका हेड यूनिट है उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। मेरे आपको याद होगा मैंने टूसॉन के बारे में आपको बताया था कि जो टूसॉन है उसका मुझे जो है प्लेसमेंट थोड़ी साइज़ में बहुत बड़ा लग रहा था और आपका व्यू ब्लॉक करता था, तो इसकी प्लेसमेंट जो है वो आपका व्यू ब्लॉक नहीं करती और मेरे ख्याल से बड़ा सेंटर ऑफ डैशबोर्ड में प्लेस्ड है और इसका साइज़ भी बड़ा इफेक्टिव है। एक चीज़ जिससे मुझे इतराज़, अगर आप इस पैनल को यहाँ पे दिखा सकें, तो ये जो इसके पैनल है, सेंटर कंसोल का जो पैनल है, जिससे आप डिफरेंट चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन ये इसमें मुझे तो लगता है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, बिकॉज एक तो एक आम इट्स काउंटर इंट्यूशन आपको ये कहती है कि अगर तमाम बटन एक काम कर रहे हैं, इस ये वॉल्यूम ऊपर नीचे जा रहा है तो इससे भी कोई चीज़ ऊपर नीचे जाएगी, बस इससे टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं जाता, ये सिर्फ आपको उस स्क्रीन पे ले आता है जिसको आप टच करेंगे। सो आपने होम का बटन दबाना है, आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा। इस तरह आपने टेम्परेचर का दबाएंगे तो इसको आपको टेम्परेचर पे ले आएगा। तो डिफरेंट फंक्शंस की जो इसकी स्क्रीन की यहाँ पे एफिकेसी है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ी, एक तो स्लो है, इसमें लैग भी अगर आप देखें जब इसको दबाते हैं तो थोड़ा टाइम के साथ ये रिस्पॉन्स टाइम में टाइम लेता है। और दूसरा, एक आम आदमी जो कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल आदमी है, उसको आदत नहीं कि वो तमाम चीज़ें टच स्क्रीन से चलाए। आप यहाँ पे एनालॉग प्लस टच दोनों दे सकते थे। यही चीज़ अगर हम देखें स्पोर्टेज में भी है, यही टूसॉन में भी है कि एनालॉग भी दिया हुआ है और टच भी दिया हुआ है। एक और चीज़ जिसके लिए पाकिस्तान में लोगों ने ये गाड़ी ली है, जो मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको बताऊँगा। सो मुझे लगता है कि लोगों ने इस गाड़ी की जो एक एम्बिएंट लाइट है, यहाँ पे इस टाइम तो शायद नज़र ना आ रही हो, शायद हल्की सी नज़र आ रही हो आपको, एम्बिएंट लाइट जो है ना वो, और इसकी जो ओवरऑल कलर है ना इंटीरियर का, उसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना दीवाने हैं कि जी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट जलती है और मर्सिडीज़ में ये फंक्शन आता है, और इसका जो रेड लेदर इंटीरियर है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर आप डैशबोर्ड के साइड पे चलें, आपको ट्रॉफी का मोनोग्राम मिल जाएगा। तो ये जो ट्रॉफी एडिशन है इसके अंदर थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं आम एडिशन से। मेरा ख्याल है CBU में तो खाली ये ट्रॉफी एडिशन ही मंगा रहे हैं। जब CKD यानी जब पाकिस्तान में ये बनना शुरू होगी MG, तो उसमें मेरा ख्याल है ट्रॉफी और नॉन ट्रॉफी दोनों गाड़ियाँ लेकर आएंगे। बट अभी पाकिस्तान में एक ही किस्म की MG आती है जिसको ट्रॉफी एडिशन कहा जाता है। याद रहे जिस वक्त ये रिव्यू आपके पास आ रहा है उस टाइम पे मार्केट में 2 किस्म की MG मौजूद होंगी, एक नया मीटर, एक पुराना मीटर। देसी लैंग्वेज में नया पुराना मीटर मतलब ये कि ये जो मीटर है जिसमें एनालॉग प्लस LED है, इसको पुराना मीटर कहा जाता है। नया मीटर जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसमें एंड टू एंड जो है वो आपके LED पे इन्फॉर्मेशन है, और एनालॉग के बजाय वो जो आपकी स्पीड और आपका RPM है वो भी डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है। अब हम चलते हैं गाड़ी की, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो गाड़ी, मैंने आपको बताया था गाड़ी ओवर स्मार्ट क्यों है। गाड़ी में इसके अंदर MG पायलट का फंक्शन है जिसको एडैस भी कहा जाता है, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। वो करता क्या है हम आपको यहाँ सेटिंग से बताते चलते हैं, बिकॉज लिस्ट इतनी लंबी है तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इधर से बताता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे चाहें तो MG पायलट मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें लेन असिस्ट सिस्टम है। लेन असिस्ट करता क्या है कि अगर आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी जो है इतनी स्मार्टली उस लेन को आपको बताती है, अगर आप लेन से बाहर कर रहे हैं तो आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट करके आपको बताएगा कि आप जो अपनी लेन से डिपार्ट कर रहे हैं। इसी तरह स्पीड असिस्टेंस सिस्टम है आपके पास। यहाँ पे एक ये नज़र आ रहा है गाड़ी का जो कैमरा है वो आगे जितने रोड साइन हैं उनको कैप्चर करके आपको यहाँ पे मीटर के अंदर स्पीड शो कर देगा कि स्पीड लिमिट क्या है। तो वो आपको स्पीड असिस्टेंस सिस्टम है वो आपको बता देगा कि आप 60 जोन में है, 80 जोन में, 90 जोन में है। अब इसमें मुझे जो ग्लिच नज़र आई थी वो ये थी कि अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो वहाँ पे LTV HTV दोनों की स्पीड लिखी होती है, तो ये रिगार्डलेस ये HTV LTV नहीं पड़ता। आप 120 आपकी लिमिट और HTV की 100 है तो ये आपको 100 दिखाना शुरू कर देता था। तो इसमें ये मुझे एक ग्लिच नज़र आया था। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के, वो आप यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। फॉलो मी होम का बटन है वो आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह ड्राइविंग के अंदर भी आप स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो स्क्रीन के की मदद से ना आप तमाम चीज़ों को इस गाड़ी की चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके जो डिफरेंट फंक्शन है, लेन असिस्ट सिस्टम है, इसी तरह ऑडिबल अलर्ट्स हैं, आप उसको भी बंद कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो एडैस है उसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। एडवांस जो ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, एक तो वो आपको लेन असिस्ट करता है, लेन डिपार्ट बताता है, स्पीड का आपको गाइड करता है, फ्रंट कोलिजन के बारे में आपको गाइड करता है कि सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली बता भी देता है, और वो इतना स्मार्ट भी है कि वो ब्रेकिंग भी कर देता है।
इसी तरह अगर आप ये देखें तो आपको दोनों साइड व्यू मिरर्स की जो इनर पार्ट है उस पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स मिल रहे हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर करता है कि हर गाड़ी में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्योंकि इस गाड़ी का जो पिलर बी और सी है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, लेन चेंज कर रहे हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो उस टाइम लाइट ऑन करके आपको बता देता है कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप उस बारे में केयरफुल हो जाएं। अब मुझे इससे क्या एतराज़ है, मैं मतलब अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। मुझे ये लगता है कि इस गाड़ी में इतनी ऑप्शन दे दी गई हैं, जिस मैं आपको बता रहा था कि पहले पाकिस्तानी कौम को जो है सिगरेट लाइटर, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो और सीट बेल्ट जो है ये ऑप्शन के नाम पे दी जाती थी। उसके बाद हमें एक एक्सट्रीम दूसरी मिली, जिसका अगर हम देखा जाए तो एमजी ने तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए बार जो है उसको बहुत ज़्यादा रेस कर दिया। उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी यूज़रबिलिटी कितनी है, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर हम एडास को देखें, इस गाड़ी के तमाम फंक्शंस को देखें, इसके सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स को देखें, इसके अंदर एक एयर बैग इधर है, एक इधर आ गया, दो ये पिलर में आ गए, 4, 2 सीटों में आ गए, 6 एयर बैग्स हैं। सही है। सो हमारे यहाँ पे 2 से ज़्यादा आगे तक अभी एयर बैग के आगे घूमने का या 2 से ज़्यादा एयर बैग ऑफर करने का रिवाज नहीं था। तो उस लिहाज से एमजी ने जो है तमाम कंपैरेटिव जो है ना सिनेरियो उसको चेंज कर दिया, तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए बार को रेस कर दिया। इसी तरह अगर हम एडास की बात करें तो ये जो है फर्स्ट लेवल समझिए ऑटोनोमस ड्राइविंग है, और लेवल 1 ऑटोनोमस ड्राइविंग आप इसको कह सकते हैं, जो आपको असिस्ट करता है। स्मार्ट किस्म की गाड़ी है। मुझे ओवर स्मार्ट इसलिए लगती है बिकॉज आई एम समबडी जो कि गाड़ी में से उसकी मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं ओवरटेक कर रहा हूँ और ये मुझे स्टीयरिंग जो है वाइब्रेट कर रहा है, या मैं उसको लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, मुझे राइट वापस लेके जा रहा है, मैं इन चीज़ों से बड़ा इरिटेट होता हूँ। तो इसलिए मैं एमजी पायलट को तो बंद रखता हूँ। अगेन इट्स अ मार्केटिंग थिंग, लोगों को पसंद भी है, कई लोग बड़े सुकून और आराम पसंद होते हैं, उनको ये फंक्शन बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मुझे लगता है कि ये इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग फंक्शन या मार्केटिंग गिमिक है। अगेन इट्स अ सक्सेसफुल मार्केटिंग गिमिक है और बाकी सबको भी देनी चाहिए, लेकिन मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ा ये इरिटेटिंग लगा, इसलिए मैं इसको ओवर स्मार्ट कहता हूँ और मैंने इसको यहाँ से एमजी पायलट को जो है ऑफ़ किया हुआ है, यहाँ से ऑफ़ करके मैं चलाता हूँ। अब एक और चीज़ इसमें जो मुझे एक चीज़ इसमें जिसे कहते हैं ना डेफिशिएंसी फील हुई, वो ये कि इसके अंदर जो फ्रंट कोलिजन सिस्टम है ना, वो अगर आप इनएक्टिव भी कर देते हैं, जब आप गाड़ी को रीस्टार्ट करते हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। सो मेरे साथ पर्सनली ये हुआ बिकॉज मैं इस गाड़ी को रिव्यू करने के लिए, जिस मैं हर गाड़ी को चलाता हूँ, मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 42,000 पे थी, अब 46 के करीब पहुँच गई, तकरीबन 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चलाया। तो उसके अंदर जब मैं हाईवे पे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, पहले शहर में चलाते हुए तो मैंने एडास वगैरह बंद कर दिया था, बिकॉज जब मैं किसी को ओवरटेक करता हूँ, मैं लेफ्ट पे करता हूँ, गाड़ी मुझे राइट पे लेके जाती है, मैं राइट पे करता हूँ, मुझे लेफ्ट पे लेके जाती है, तो मैंने इरिटेट होकर बंद कर दिया। सिमिलरली जब हाईवे पे जा रहे थे, तो हाईवे की कहानी ये है कि मैं और रज़ा साहब गए थे और हमने इसको इस्लामाबाद भी लेके गए, फिर इसको हम मुल्तान लेके गए, मुल्तान से हारूनाबाद लेके गए, हारूनाबाद से फिर हम वापस लाहौर आए। तो एक दिन में तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। तो हम इसका जो है ना फ्रंट कोलिजन उसको बंद करते थे। अब मुल्तान रोड पे हैवी ट्रैफिक है, आपको पता है कि कभी कोई सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है, तो मैंने इसके कोलिजन को बंद किया हुआ था, फ्रंट कोलिजन जो है इसका सेंसर है उनको ऑफ किया हुआ था। मैंने गाड़ी का पेट्रोल डलवाया, रीस्टार्ट की और गाड़ी चला दी। अब मैं गाड़ी जा रहा हूँ, सामने से मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रक है, बट आई हैड टू मनूवर के मैं यहाँ से राइट निकालूंगा। जब मैं उसको राइट लगाने लगा तो गाड़ी ने एकदम ब्रेक लगा दी एंड इट वाज वेरी डेंजरस। मुझे ऐसे लगा कि अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं परेशान हो गया कि एकदम क्या हुआ। तो फिर मुझे पता लगा कि जो इसका फ्रंट कोलिजन सिस्टम है वो फिर एक्टिवेट हुआ है। और अगेन जब भी आप गाड़ी को रीस्टार्ट करेंगे वो तमाम फंक्शन ऑन हो जाते हैं, सिवाय एमजी पायलट आपने ऑफ किया तो ऑफ रहेगा, बाकी कोलिजन सिस्टम अगर आपने उसको ऑफ किया था तो वो दोबारा ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये बात का ध्यान रखें गाड़ी चलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन फंक्शन की एफिकेसी के अलावा, गाड़ी की जो सिटिंग कैपेसिटी भी हमने आपको बता दी। गाड़ी की जो फ्रंट सीट है ना, ये अगर आप इसको देखें तो बड़ी वेलकमिंग है और उसकी जो कुशनिंग है वो बड़ी अच्छी है। एक तो ये पावर सीट्स हैं दोनों अगली, और जो ये वाली ये 6 वे है, ये वाली 8 वे है। इसमें ऑटोमेटिकली दोनों की सेम है, लेकिन जो इसका लंबर स्पोर्ट है वो मैनुअल है। सो ड्राइविंग स्पीड में सीट में एडिशनल जो है आपको लंबर स्पोर्ट भी मिल जाती है। प्लस इसकी कुशनिंग ऐसी है और इसकी जो ड्राइविंग सीट की जो है ना शेप ऐसी है, इस तरह आप रेसिंग सीट्स देखते हैं ज़्यादातर ये उस तरह की हैं, बकेट सीट जो होती हैं उससे मिलती जुलती इसकी फॉर्मेशन है, बट येट बकेट सीट में इतना ज़्यादा फोम नहीं होता जितना फोम इसमें लगाया गया है। और ये बड़ी वेलकमिंग है, आप इसमें बैठते हैं तो आपको बड़ी अच्छी फील आती है। उसके अलावा यहाँ पे इसके साथ आप देख सकते हैं कि लेदर और लेदराइट या लेदर जो भी है उसके साथ स्वेट का इस्तेमाल किया गया, जो गाड़ी को अगेन एक प्रीमियम लुक देता है। और इस गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है उसका कंफर्ट इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता सकता हूँ कि एक लोगों का एक आइडिया होता है कि जी हमने हाईवे पे गाड़ी चलाई, हमारे कंधों में दर्द हुआ या गाड़ी हमें थकाती है कि नहीं थकाती। एक पैरामीटर है हमारे यहाँ पे देसी किस्म का एक बना हुआ है गाड़ी के लिए। तो इस गाड़ी को मैंने एक दिन में 1100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया, सिंगल ड्रिवन। मैं चला रहा था, रज़ा साथ बैठा था, और मैं जब वापस पहुंचा अपने घर तो मुझे था कि यार मैं 1100 किलोमीटर चला के आया हूँ, 1100 साइकोलॉजिकली मैं थका हुआ हूँगा, लेकिन अगले दिन जब मैं उठा तो मैं बड़ा फ्रेश था। सो विच मीन्स कि इस गाड़ी की जो सिटिंग पॉस्चर है आपका, या गाड़ी की जो कंफर्ट है वो आपको बिल्कुल नहीं थकाता।
अगला फंक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक जैम असिस्ट। ये पाकिस्तान में है, जहाँ भी बहुत ज़्यादा आबादी ज़्यादा है, उधर बहुत काम आता है। ट्रैफिक जैम असिस्ट में करता है क्या है कि गाड़ी खुद ही ब्रेक भी लगाएगी, खुद ही रेस भी करेगी, और अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आप बिल्कुल सुकून करेंगे, आपको कोई फटीग नहीं लेनी पड़ेगी और आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, जहाँ पे मेरे ख्याल से इसकी ओवर स्मार्टनेस काम आती है। इसका जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टीयरिंग है ये वेरिएबल फंक्शन स्टीयरिंग है। सो आप हाई स्पीड पे लेके जाते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं और अगर गाड़ी का पावर स्टीयरिंग बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कर दे तो वो बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। इसके अलावा इसमें ऑटो होल्ड का फंक्शन है। अगर आप गियर के पीछे देखें, ऑटो होल्ड का ब्रेक का फंक्शन है कि अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं तो आप इसको हर दफ़ा आप जो है ना हैंड ब्रेक को ना लगाएं और ऑटो होल्ड उसको खुद ही होल्ड कर लेगी, आपको ब्रेक को दबानी नहीं पड़ेगी। जब ऑटोमेटिकली आप गाड़ी को रेस देंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। अगर आप गाड़ी में फ़ोन चार्ज करना चाहते हो तो पीछे तो मैंने आपको बताया था कि 2 उन्होंने दिए में USB कनेक्टिविटी के, आगे भी दिया हुआ एक, और एक जो है वो आपका एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो को चलाने के लिए एक सॉकेट दी गई है, और साथ ही 12 वोल्ट का चार्जर भी है। ब्लूटूथ की साउंड क्वालिटी भी ठीक है, म्यूज़िक की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, 6 स्पीकर है इसके अंदर। इस कैटेगरी की गाड़ियों में किसी में भी 360 कैमरे की ऑप्शन नहीं है। सो आप उसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग में किया हुआ, जो इसकी स्पीड कम होती है वो तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, या आप इस बटन की मदद से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इसका 360 कैमरा है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना वो अगेन जो व्यू है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, बट अगेन आपको मतलब हर चीज़ दुनिया में नहीं मिल सकती। जिस कैटेगरी की ये गाड़ी है उसके लिहाज से बहुत अच्छा है, खासतौर पर पार्किंग में ही आपको जो इसका ये वाला व्यू है ये बहुत हेल्प करता है। सो आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि इमरान साहब नीचे ना आ जाएं, लेकिन इधर से आपको एग्जैक्ट सही बताएगा। और ये 360 कैमरा जो है बेसिकली आपकी गाड़ी के चारों साइडों पे कैमरे लगे हुए, 2 साइड व्यू मिरर्स में, एक आगे एक पीछे, तो उन चारों की मदद से आपको जो है वो व्यू दे रहा है। इसके अंदर आप इसको 2D और 3D जो व्यू है ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिच मौजूद है वैसे, अगर आप इसको देखें तो ये गाड़ी का साइज़ बहुत छोटा बताता है एज़ अपोज टू अदर गाड़ियों के। बट अगेन ये मैं बता रहा हूँ कि ये तो एक विश लिस्ट है जो कि इंसान की कभी भी ख़त्म नहीं होती। इस लेवल की गाड़ी है, जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ी आ रही है उसमें भी अगेन ये ऑप्शन एक 1 अप है। सो अब गाड़ी की ड्राइविंग के तरफ चलते हैं। जहाँ तक गाड़ी के इंजन का सवाल है, गाड़ी में 1500 सीसी इंजन है और इसमें 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो है वो है। DCT ट्रांसमिशन के बारे में मैं पढ़ रहा था कि काफ़ी लोगों को परेशानियां थी कि ये गाड़ी का गियर ख़राब हो जाता है। DCT बेसिकली होता है कि डुअल क्लच होता है और उसमें इवन और ऑड नंबर के लिए जो है ना वो आपकी गाड़ी के अंदर 2 क्लच होते हैं, और आपकी गाड़ी बेसिकली समझें कि हर टाइम पे जो है ना वो रेडी होती है टू चेंज योर गियर, और आप जब गियर चेंज करते हैं तो बड़ी क्विकली और इंस्टेंटली चेंज होता है और आपको लैग कोई फील नहीं होता। येस, एवरी टेक्नोलॉजी कम्स एट अ कॉस्ट। इसकी थोड़ी फ्रिजाइल है टेक्नोलॉजी, प्लस महंगी टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमारे यहाँ पे लोगों का कहना जनरली ये था कि DCT क्लच होने की वजह से ये गाड़ी का गियर शायद ख़राब हो जाता है या उड़ जाता है या हीट हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने इस गाड़ी के जब रिव्यू किया तो मैंने बड़ा ऑब्जेक्टिवली इस गाड़ी को हर तरह से इसकी लिमिट्स को टेस्ट किया। मैंने इसको कच्चे में भी उतारा, मैं इसको गाँव पर भी लेके गया, मैं GT रोड पर भी लेके गया और मैं मोटर पर भी लेके गया। मैंने इसको पैडल शिफ्टर्स को भी इस्तेमाल किया, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन को भी यूज़ किया कि भाई गाड़ी को मैं अपनी मैक्सिमम जो है ना लिमिट पर टेस्ट करूँ। सो मैं बड़ी ऑब्जेक्टिवली आपको बता रहा हूँ, और मैंने उस गाड़ी के जो क्लच को मतलब जितना मैं इसको टफ टाइम दे सकता था इसके गियर को दिया, लेकिन मैंने जो 3-4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई है उससे मुझे क्लच ने इशू नहीं दिया, ना ही गियर को गर्म होने की कोई शिकायत आई। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों ने जिन्होंने शिकायत की वो गलत की, लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और जो जो चीज़ों में मुझे परेशानी का सामना हुआ या जो मुझे लगा इसके नेगेटिव है मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अच्छा, अब इसका जो गाड़ी के अंदर ड्राइविंग मोड है वो 4 है। मोड का बटन यहाँ पे आपको गियर के साइड में मिलेगा। इसमें आपका इको है, नॉर्मल है, कस्टम है, और एक चौथा जो मोड है वो ये सुपर स्पोर्ट मोड है, जो कि एक अगेन आपको स्टीयरिंग व्हील पे ऐसा लगता है जैसे आपको मैक्लारेन या फरारी चला रहे हैं, तो एक फंक्शन यहाँ पे आपको सुपर स्पोर्ट का नजर आता है। और जो ही आप इस सुपर स्पोर्ट के बटन को दबाते हैं तो गाड़ी एकदम क्रेजी मोड में चला जाता है। उसका ECU ऐसे प्लान है कि उसकी जो रेव लिमिट है वो खत्म हो जाती है, आपकी जो स्पीड और इसकी RPM की सुई है वो रेड हो जाती है। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। सो ये मैंने मूवमेंट इसको दबाया तो एकदम गाड़ी के जो एग्रेसिव मोड है वो ऑन हो गया है, सुपर स्पोर्ट मोड एक्टिव लिखा आ गया है, आपकी सुइयाँ रेड हो गई हैं, और गाड़ी का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो एकदम चेंज हो गया है। मतलब मैं थोड़ा सा गाड़ी को रेस देता हूँ तो गाड़ी एकदम उठती है, और उसके जो रेव लिमिट है ना वो भी आम जो आपका स्पोर्ट्स मोड है उससे ज़्यादा चली गई है। मतलब आपका पूरा RPM रेड लाइन पे जाके फिर गियर चेंज करता है। अच्छा, इसके जो पैडल शिफ्टर हैं उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं जिस दिन पहले दिन गाड़ी चला रहा था मैंने कहा यार ये गाड़ी ख़राब है शायद, क्योंकि मैं इसको नॉर्मल मोड में चला रहा था। अगर मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ, मैं इसको अगर इको मोड में गाड़ी को चला रहा हूँ, मैंने इको मोड में अब इसको गाड़ी को कर दिया है, यहाँ पे भी नज़र आ गया, यहाँ से आपको बटन आ गया, यहाँ भी आ गया, इको मोड आ गया। अब मैं इसके पैडल शिफ्टर्स को आगे पीछे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा यार ये तो गाड़ी का गियर ख़राब है। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार इसमें कुछ और होगा, मेरी जो है ना
IQ और EQ दोनों में ये चीज़ नहीं आ रही और ये मेरे लेवल से ऊपर की स्टोरी है। तो फिर मैंने इसको ऑटोमेटिकली, इसको मैनुअल मोड को यहाँ पे ट्रिप्टॉनिक क्योंकि गियर है, मैंने इसको यहाँ पे यूँ किया तो ये सुपर स्पोर्ट मोड में आ गई, खुद ही गाड़ी यहाँ से भी आ जाती है और फिर इसके पैडल शिफ्टर्स काम शुरू कर दिए। सो अगर आप इसको मोड इको में रखेंगे या नॉर्मल में रखेंगे तो ये आपके पैडल शिफ्टर काम नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स मोड पे काम करते हैं। और अगेन ये पैडल शिफ्टर जो है इनकी एफिकेसी मैंने चेक की है, बहुत ही मज़ा आता है। 7 स्पीड है और मैंने तकरीबन मुल्तान से हारूनाबाद का जो कच्चा इलाका है तकरीबन 200-250 किलोमीटर थे, उस पूरे जो रूट के ऊपर इट वाज अ 1 वे ट्रैफिक, आमने सामने ट्रैफिक आ रही थी और मुझे गियर का जो है ना इस्तेमाल की बड़ी ज़रूरत थी। तो मैंने इसको हर दफ़ा मैनुअली गियर शिफ्ट करके यूज़ किया, तकरीबन 230-240 किलोमीटर का फासला, और बड़ा ही क्विक रिस्पॉन्स था अप में भी और डाउन में भी। बहुत मज़ा आया इसको चला के। सो इनकी एफिकेसी जब अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में कर लें, इकॉनमी में करेंगे तो नहीं चलेगा, तो बहुत बेहतर है। अच्छा, लॉन्ग रूट पे जब मैंने इस गाड़ी को चलाया तो एक चीज़ जो मुझे बड़ी इरिटेट की, आप भी अगर चलाएंगे तो करेंगे, जो इसका क्रूज़ कंट्रोल है वो अडेप्टिव तो है लेकिन उसको लगाने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे मौजूद है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप उसको चलाना चाहते हैं तो पहली बात, एक तो लिवर की जो लोकेशन है, आम गाड़ियों के यहाँ तो इस साइड पे होता है जहाँ पे सुपर स्पोर्ट्स का बटन है, यहाँ इधर दिया होता है। इसका जो लिवर है वो नीचे लेफ्ट साइड पे है और अगेन उसको मैंने काफ़ी देर लगा के सीखा कि यार मैंने इसको ऊपर करना है, आगे करना है, पीछे करना है, तो ये क्रूज़ जो है इसका सेट हो जाएगा। अब मैंने इसका क्रूज़ सेट कर दिया 40 पे। और अडेप्टिव क्रूज़ की जो मतलब है कि सामने एक ऑब्जेक्ट आया तो ये इसने ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग की है, मैंने गाड़ी की ब्रेक से पैर हटाया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो उसको सेंस करके खुद ही वापस अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। अभी ये 20 पे है, इसने सामने ऑब्जेक्ट जो है डिटेक्ट किया हुआ है। तो ये इसको जो लगाना था ना, अब मैं इसके देखें पीछे क्रूज़ की स्पीड बढ़ाई जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसने अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन है तो उसने डिटेक्ट किया कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी, तो वो ऑटोमेटिकली उसने ब्रेकिंग की हुई है। सो एक तो ये हो गया, उसके एक तो इसकी लोकेशन जो है, वरना अगर आप इसको अडेप्टिव क्रूज़ को चलाएं तो एफिशिएंटली काम करता है। दूसरा जो मुझे इस गाड़ी में एक और चीज़ था, इसमें जो स्टोरेज स्पेस है ना, खासतौर पे अगर आपने यहाँ पे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिए तो मुझे लगा था कि स्टोरेज स्पेस की कमी है। मैंने अगर अपना वॉलेट या अपना सामान रखना है तो येस, आर्मरेस्ट के अंदर तो आप रख सकते हैं, लेकिन जनरली आम गाड़ियों में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस थी। अगेन ये एक पर्सनल चॉइस है। बाकी अगर हम बात करें गाड़ी के जो है एसी की, सो एसी की कूलिंग भी ठीक थी, उसकी हवा भी ठीक थी, फंक्शन भी ठीक था, लेकिन जो इसकी एडजस्टमेंट थी एक तो थोड़ी वो मुझे मुश्किल से लगा कि आम यहाँ से टच पे आप नहीं कर सक रहे थे, यहाँ से करना पड़ रहा था। दूसरा, टेम्परेचर सेट करने के लिए अगेन इट्स अ 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दोनों अपना पैसेंजर और ड्राइवर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और हीटेड सीट का बटन भी यहीं पे मौजूद है। चाइनीज़ गाड़ियाँ जो हैं, जिस तरह जर्मन गाड़ी में भी आता है, इनके कंट्रोल थोड़े ऑपोजिट हैं। सो आपका इंडिकेटर जो है वो लेफ्ट साइड पे है और आपका जो वाइपर है वो राइट साइड पे है। अगेन ये आप जब चलाना शुरू करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। गाड़ी के जो वाइपर है वो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं। तो गाड़ी में मेरे ख्याल से होस्ट ऑफ ऐसी ऑप्शन मौजूद हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में आने वाली जो है ना गाड़ियों में, मतलब होना तो दूर की बात है, सोचना भी दूर की बात है। और अभी अगर मैं इस गाड़ी का आपको एक ऑब्जेक्टिवली रिव्यू दे रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में कोई खास वेयर एंड टेयर हुई है। गाड़ी की अगर सस्पेंशन की बात करें, बहुत स्मूथ है। गाड़ी की जो है परफॉर्मेंस वो भी बहुत अच्छी है। पिक 1.5 टर्बो की इस बॉडी साइज़ के लिहाज से बड़ी इंप्रेसिव है। आपको सिटी में चलानी है, टर्बो की वजह से गाड़ी जो है बड़ी क्विक है और उसकी गियर शिफ्टिंग DCT की वजह से बहुत अच्छी है। तो आपको कहीं भी गाड़ी जो है वो अंडर पावर फील नहीं होती। यस, एक झटका ज़रूर फील होता है। अगर ऐसा आदमी जिसने कभी टर्बो नहीं चलाई तो वो चलाएगा तो वो कहता है यार ये बड़ी, इसकी ना जो राइड है बड़ी झटकों वाली है। बट अगेन इट्स अ टर्बो कार, और ख़ास तौर पर आपको टर्बो का तब पता लगता है कि जब मैं इसको पैडल शिफ्टर पर चला रहा था और मैं इसको डाउन शिफ्ट करता था तो वो डाउन शिफ्ट में भी कई दफ़ा ऐसा होता था कि आमतौर पे एक कन्वेंशनल गाड़ी में आप जब उसको गियर नीचे करते हैं तो गाड़ी बैठ जाती है छोटे गियर में आके। वो इसका टर्बो स्पूल करता था और वो एकदम स्पीड और तेज़ कर ली थी, तो मुझे भी उसको थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा उसके साथ। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे मुल्क में, और लोगों का एक सवाल होता है कि यार ये इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। अब फ्यूल एवरेज के बारे में कंपनी का क्लेम जो है वो सामने शीशे में मुझे लिखा नज़र आ रहा है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो ये कहते हैं कि जी कंजम्पशन लीटर पर 100 किलोमीटर में दे रहे हैं। तो इसकी अगर आप कन्वर्जन करें तो जो इन्होंने बताया हुआ है उसके मुताबिक ये गाड़ी शहर के अंदर 10+ करती है और हाईवे पे 13 करती है। अच्छा, इसमें जो मेरी फाइंडिंग है वो इससे बड़ी डिफरेंट है। तो मैं जिस तरह की मैं ड्राइव करता हूँ, इसको आप बदतमीज़ ड्राइविंग कह सकते हैं कि मैं ज़रा हैवी फुट से गाड़ी चलाता हूँ, मैं ज़रा गाड़ी की मैक्सिमम आउटपुट लेता हूँ जिस तरह मैं भी चला रहा हूँ। सो मेरी ड्राइविंग के अंदर इस गाड़ी ने जो एवरेज दी है मुझे शहर के अंदर, दैट इज़ 6.5 to 6.8। बड़ी मुश्किल से मैं 7 को अप्रोच कर सकूँ अपनी ड्राइविंग में। लेकिन अगर मेरे वाले साहब चलाते हैं या कोई नॉर्मल बंदा जिसको गाड़ी तरह दबाने का शौक़ नहीं है तो गाड़ी की एवरेज तकरीबन 7.5 से 8 के करीब शहर में आती है। और हाईवे पे जो है मैं अपनी ड्राइविंग में इस गाड़ी की जो एवरेज मैक्सिमम ले सका हूँ वो 9 किलोमीटर्स पर लीटर है।
और अगर वही अगेन आप प्यार से चलाएंगे, अगर आप 120 पे क्रूज़ लगा लेंगे तो ये आपको 10 की एवरेज देती है हाईवे के ऊपर। अच्छा, अब ये फ्यूल एवरेज जो है ना, ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एक नेगेटिव पॉइंट है, जहाँ पे मैंने आपको इतने पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं इस गाड़ी के कि भाई इसमें मैक्सिमम ऑप्शंस का मीना बाजार है, ऐसी ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पे लोगों ने कभी सोची नहीं थी, एंड विच इज़ गुड अगेन। बट वन थिंग जिसके अंदर ये मार खाती है वो इसकी फ्यूल एवरेज है। अगर आप फ्यूल कैप खोलेंगे ना तो उसके ऊपर 95 रॉन लिखा हुआ है। अब पाकिस्तान में यूरो 5 फ्यूल आने के बाद से ज़रूरी नहीं कि आपका जो रॉन लेवल है वो सिर्फ हाई ऑक्टेन में 95 हो। तो अगर आप किसी अच्छे पंप से डलवा रहे हैं तो आप उसका रॉन लेवल चेक कर सकते हैं, टेस्टर्स भी मिलते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 3,500-4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ अब तक, मैंने इसमें कोई हाई ऑक्टेन नहीं डाला और मुझे इस गाड़ी ने कोई नॉक नहीं किया। मैंने हारूनाबाद से लेके हर ऐसे इलाके के ऐसे पंप से भी डाला है, मतलब 1-2 ऐसे भी पंप थे जिनके ऊपर कोई ब्रांड भी नहीं लिखा था कि किस ब्रांड का पंप है, लेकिन मुझे अभी तक गाड़ी ने कोई भी नॉक का प्रॉब्लम दिया। और याद रहे ये गाड़ी को लो माइलेज गाड़ी नहीं है, ये तकरीबन 45,000 किलोमीटर चली हुई है। सो एक तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी की ब्रेक्स की। अच्छा, गाड़ी की पिक तो बहुत अच्छी है और गाड़ी ओवर स्मार्ट होने की वजह से खुद ब्रेकें भी लगा लेती है, लेकिन गाड़ी की जो ब्रेक की एफिशिएंसी है ना, मैं उससे खुश नहीं हूँ। मुझे बड़ा डर लगता है इस गाड़ी को चलाते हुए, खास तौर पे जब मैं इसको एंजॉय करना चाह रहा हूँ और मैं इसकी पिक का मजा लेना चाह रहा हूँ। एट द सेम टाइम आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इसकी जो ब्रेक है वो बहुत नीचे जाके लगती है और बहुत सॉफ्ट है। सो वैसे इस गाड़ी के जो 0 to 100 और ब्रेक टेस्ट है वो भी हम आपके लिए कर लेते हैं। तो 0 to 100 देखते हैं गाड़ी कितनी देर में करती है। जिस तरह गाड़ी का 0 to 100 जो है एक स्टैंडर्ड है दुनिया में कि लोग देखते हैं कि गाड़ी 0 to 100 कितने परफॉर्म करी, और आपने देखा है गाड़ी ने 0 to 100 इतने टाइम में किया है। इसी तरह एक और टेस्ट बड़ा ज़रूरी है कि 100 से वो गाड़ी 0 पे कितनी जल्दी आती है, तो गाड़ी की सेफ्टी उसके पैसेंजर्स की कैसी है, तो वो भी हम आपको करके दिखाते हैं कि इसका ब्रेक टेस्ट कैसा है। अभी हम इस टाइम पे फिर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द शायद कैमरा आपको दिखा सके, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ियाँ सब गुजर रही हैं, लेकिन आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है और इसमें कोई आउटसाइड की जो है ना शोर, कोई आवाज़ नहीं आ रही। सो ये आपका स्ट्रेस लेवल या टेंशन लेवल जो है ना वो नीचे रखता है और गाड़ी का जो ड्राइविंग प्लेयर है ना उस वजह से आपका मज़ीद बेहतर हो जाता है। जहाँ पे गाड़ी के अंदर ऑप्शंस का मीना बाजार लगा हुआ था वो इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी कि मैं रिव्यू में बताते बताते ये चीज़ भूल गया। जो पाकिस्तान में अगेन जिस तरह शार्क फिन एंटीना गाड़ी की कामयाबी की ज़माने, तो उस तरह एक और ऑप्शन है जो आजकल गाड़ियों में बहुत ज़रूरी समझी जाती है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ है। इसका जो पैनोरामिक सनरूफ का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है और अगेन अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये अपने कंपैरेटर्स के साथ बिल्कुल एट पार है। अगर हम देखें किया स्पोर्टेज के अंदर भी आता है, टूसॉ के अंदर भी आता है। इस गाड़ी को अगर हम देखें तो प्रोडॉन X70, MG, टूसॉ एंड स्पोर्टेज, ये 4 डायरेक्ट कंपैरेटर्स बनते हैं। और अगेन हमने आपके लिए तमाम गाड़ियों का जो है रिव्यू कर दिया है, उनकी फ्यूल एवरेजेस भी आपको बता दी हैं। एक पर्सनल डिसीजन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो गाड़ी का जो डीलरशिप नेटवर्क कैसा है और उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग कैसी है। सो अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी कैटेगरी में, तो मुझे ये लगता है कि अभी इनका डीलरशिप नेटवर्क उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल के ऊपर आपके पास स्पोर्टेज का या टूसॉ का नेटवर्क है। सो नंबर 1 की अगर बात करें तो स्पोर्ट नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ, डीलरशिप नेटवर्क मेरा ख्याल है सबसे ऊपर किया आएगा, देन होंडा आएगा और फिर ये आएगा, देन प्रोडॉन X70 आएगा, क्योंकि उनके जो अभी डीलरशिप जो है बहुत कम है। इसकी भी अगर डीलरशिप की अगर हम बात करें तो लाहौर, फैसलाबाद, कराची में तो डीलरशिप बन चुकी हैं, पेशावर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, सियालकोट में है, तो इस तरह तकरीबन 5 शहरों में इनकी प्रेजेंस मौजूद है। लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे इनका नेटवर्क मौजूद नहीं है जिस लेवल पे कंपैरेटिव मार्केट में अंदर नेटवर्क मौजूद है। लेकिन लॉन्ग टर्म में रीसेल मार्केट में या सेकंड हैंड मार्केट में गाड़ी की वायबिलिटी जो है ना, एक तो उसकी डीलरशिप नेटवर्क पे करेगी, दूसरे इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस। सो मैंने पार्ट्स की प्राइसेस भी ली हैं। इनकी जो एक हेडलाइट है वो तकरीबन 1,40,000 रुपये की है। अगर आप इसी तरह आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, मुझे ज़बानी याद शायद ना रहे, तो रेयर लाइट की जो है प्राइसेस वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पार्ट्स की प्राइसेस में मैंने बल्कि आपको डिगी में वाकया सुना रहा था कि मैंने गाड़ी का स्पेयर व्हील, तो मैंने जब ये गाड़ी चलाई थी जिस दिन, तो मैंने एक पत्थर पड़ा हुआ था अंधेरे में छांगा मांगा के रास्ते में, रज़ा साहब मुझे ले गए थे कहीं गूगल से शॉर्टकट लगाते हुए, और रात को सुनसान सड़क के ऊपर, और सड़क थी नहीं वहाँ पे, पत्थर ही पत्थर थे, तो इसका पहिया जो है वो वहाँ पे एक पत्थर लगा उसको और पहिया फट गया, लेफ्ट फ्रंट टायर, एंड देन वी हैड टू पुट द स्टपनी ऑन। तो जब हमने स्टपनी लगाई तो 2-3 चीज़ें एक तो रिवील हुई। एक तो स्पेस सेविंग स्टपनी थी, दूसरा गाड़ी के जो नट्स हैं उनके ऊपर लग कवर्स लगे हुए थे, जो कि बड़ी एक अच्छी सरप्राइजिंग बात थी। अगेन ऑडी या आपकी जर्मन गाड़ियों में होता है तो आप लग नट को निकाल के फिर नॉर्मल नट खोलते हैं, वो था। तीसरी चीज़, गाड़ी का जो आपको शायद स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जो इसका एक टायर है ना, उसकी प्राइस 86,000 86,000 रुपये। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्ट्स की प्राइस है ये थोड़ा हायर साइड पे है।
और अवेलेबिलिटी भी जो है वो इतना ईजी नहीं है। खासतौर पे जो फास्ट रनिंग पार्ट्स हैं वो तो शायद आपको मिल जाएं, लेकिन जो फास्ट रनिंग पार्ट्स नहीं हैं उसके लिए डीलरशिप से भी आपको तकरीबन 10 से 15 दिन का टाइम वो कहते हैं, और कई पार्ट्स की सूरत में आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आप भी यूज MG खरीदना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के ऊपर जाएं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क व्हील्स के ऊपर लिस्टेड हैं। अपनी मर्जी की गाड़ी सेलेक्ट करें। याद रहे, गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें, जो कि आपके 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन रिपोर्ट फराहम करती है, जिसमें पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, टायर, एक एक चीज़ शामिल है। और आपको घर बैठे हुए डिजिटल फॉर्मेट में जो एक पूरी रिपोर्ट मिलती है और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से जरूर आगाह करते रहा कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.